वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट। आज हम मैकेनिक्स में किसी भी बॉडी के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा हेडिंग है किसी भी पटल का गुरुत्व केंद्र या केंद्रक ज्ञात कर रहे हो। पटल का मतलब होता है कोई भी आकृति कैसे भी सेव हो सकती है। टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड ऑफ अ लैमिना, मतलब कोई भी मान लो एक बॉडी है, उस बॉडी का हमें क्या निकालना है, एक ऐसा बिंदु निकालना है जहां पर इसका टोटल भार क्या हो, संकेंद्रित हो, मतलब हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए हमने मान लिया ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। हमने छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल या कह सकते हैं छोटी छोटी बॉडी, उन्हें हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ये मान लो वन पहला पार्ट हो गया बॉडी का, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया। हमने मान लिया जो पहला पार्ट है उसका कुछ मास होगा, वो m1 है। इसका कुछ मास के कारण इसका क्या हो गया, भार हो गया m1g। इसी तरह से दूसरी बॉडी के लिए भार हो गया m2g, तीसरी के लिए m3g। जो m1g और m2g है और m3g है ये किसी बिंदु पर काम करेंगे। मान लिया हमने ये g1 पर काम कर रहा है, m1g g1 पर काम कर रहा है और m2g केंद्र g2 पर काम कर रहा है, m3g केंद्र g3 पर काम कर रहा है। अब हमें क्या निकालना है, इस पूरी बॉडी का एक ऐसा केंद्र निकालना है जहां पर क्या हो, यह संयुक्त रूप से संकेंद्रित हो, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें निकालने से पहले हमने क्या मान लिया, एक रेफरेंस एक्सेस मान लिया, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब एक्स अक्ष और वाई अक्ष के सापेक्ष हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की यहां से भी कुछ दूरी होगी और यहां से भी कुछ दूरी होगी। तो हम कह सकते हैं उसी का मान हम निकालने के बाद क्या बता देंगे, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन। तो अगर मान लिया हमने ये ओ बाई अक्ष है तो ओ बाई अक्ष से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की जो लंबवत दूरी होगी वो मान लिया हमने, वो हमारी है एक्स बार। ठीक, इसी तरह से वाई अक्ष के साथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की जो लंबवत दूरी हो गई एक्स बार, और इसी तरह से एक्स अक्ष की सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ जो दूरी होगी लंबवत दूरी, वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी वाई बार। ठीक है, इसी तरह से G1, G2 और G3 की पोजीशन क्या होगी, G1 की पोजीशन होगी वाई अक्ष के सापेक्ष x1, G2 की x2, G3 की x3। इसी तरह से x अक्ष के सापेक्ष G1 की होगी y1, G2 की होगी यहाँ से यहाँ तक क्या दूरी होगी y2 और 3 के लिए y3। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पोजीशन। तो यहाँ पर हम वेरिग्नॉन प्रमेय अप्लाई करेंगे। वेरिग्नॉन प्रमेय का स्टेटमेंट ये कहता है अगर मान लो कोई भी एक बॉडी है उस पर कई सारे बल लग रहे हैं तो उन सब बलों का आघूर्णों का, मतलब उन सारे बलों का किसी भी एक बिंदु के परिता आघूर्णों का बीजगणितीय योग जो होगा वो इस सारे बलों के परिणामी बल के आघूर्ण के बराबर होगा। तो यहाँ पर वेरिग्नॉन प्रमेय को अप्लाई करते हैं, फिर समझ में आ जाए आपको। देखिए यहाँ पर वेरिग्नॉन प्रमेय अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम मान लिया हमने ओ बाई अक्ष के परिता निकालते हैं। सबसे पहले ओ बाई अक्ष के परिता आघूर्ण, ओ बाई अक्ष के परिता आघूर्ण क्या होगा, ओ बाई अक्ष के परिता आघूर्ण निकालेंगे। तो अगर आघूर्ण हम ओ बाई अक्ष के परिता निकालेंगे तो डिस्टेंस हमारी सेंटर 1 के लिए होगी, G1 के लिए होगी x1, 2 के लिए x2, थर्ड के लिए x3। तो इन सब का मूवमेंट क्या होगा, 1 का होगा m1g इंटू x1, m1g इंटू x1 प्लस क्या होगा, प्लस m2g इंटू x2, क्योंकि ये भी क्लॉकवाइज था ये भी क्लॉकवाइज है इसलिए सभी क्या हो जाएंगे, ऐड होते चलेंगे। m2g x2 प्लस m3g x3, इन सारे बलों का समीशन किसके बराबर हो जाएगा, इन सारे बलों का बीजगणितीय योग जो है हमारा वो हो जाएगा बराबर किसके, इनके परिणामी बल के। परिणामी बल हम कह सकते हैं भार क्या है इसका mg, और इसका आघूर्ण क्या होगा, इसका होगा mg इंटू एक्स बार।
तो एम जी इंटू एक्स बार, जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर हम एक्स बार का अगर मान निकाला तो एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री, अपॉन में क्या हो जाएगा, जो हमारा एम एक्स बार बचा है ये क्या चलेगा, अपॉन में चले जाएगा, नीचे चलेगा, तो अपॉन में एम असल में क्या है, एम को हम लिख सकते हैं एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री भी लिख सकते हैं। तो एक्स बार का फॉर्मूला आ गया हमारा एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री अपॉन कैपिटल एम मीन्स एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री। इसी तरह से अगर हम ओ एक्स के अक्ष के प्रति निकालें, इसी प्रकार अगर हम ओ एक्स अक्ष के प्रति निकालेंगे तो हमारा बाई बार क्या आ जाएगा, बाई बार आ जाएगा हमारा एम वन बाई वन, एक्स बार निकाला था तो एक्स वन था, तो बाई बार निकालना तो बाई वन आ जाएगा, एम टू बाई टू प्लस एम थ्री बाई थ्री अपॉन कैपिटल एम, या फिर हम लिख सकते हैं एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हमें आगे यूज करने होंगे न्यूमेरिकल्स में। तो एक फॉर्मूला हमारा हो गया एक्स बार इक्वल टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री अपॉन कैपिटल एम। दूसरा फॉर्मूला हो गया बाई बार इक्वल टू एम वन बाई वन प्लस एम टू बाई टू प्लस एम थ्री बाई थ्री अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री। ये एक्स बार और बाई बार क्या बताएंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन बताएंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से कितनी दूरी पर काम कर रहा है और यहाँ से कितनी दूरी पर काम कर रहा है। ठीक है, अगला हम डेरिवेशन करते हैं। अगला डेरिवेशन आप देख रहे हैं। अब इसमें हमें क्या निकालना है, एक समान पटल का केंद्र ज्ञात करना है। अब केंद्र हम निकाल लेंगे, तो केंद्र निकालने के लिए मान लिया हमें एक बॉडी दी है, अगेन उसी की तरह ये सिमिलर ही होगा, बस इसमें क्या डिफरेंस हो गया, वहाँ मास दिया था तो वहाँ पर हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाला था। यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, एरिया के आधार पे निकालेंगे। एरिया के आधार पे निकालेंगे तो हम इसका केंद्रक निकाल लेंगे, केंद्र निकालेंगे, केंद्र सेंटर। ठीक है, तो सेंटर निकालने के लिए अगेन हम यहाँ पे बैरिग्नोन पर में ही लगाएंगे। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, वन, मतलब इस पूरी बॉडी को हमने तीन पार्ट्स में मान लिया, डिवाइड कर लिया, 1 2 एंड 3। पार्ट्स 1 का जो एरिया है वो A1 है, 2 के लिए A2, थर्ड के लिए A3, और टोटल एरिया इसका क्या हो गया, कैपिटल ए कह सकते हो या फिर A1 प्लस A2 प्लस A3, ये टोटल एरिया हो जाएगा इसका। अब यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर तो टोटल ए जहाँ पर काम कर रहा है उस बिंदु को हमने मान लिया कैपिटल C है, सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट की स्थिति बतानी है, मतलब ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष से कितनी दूरी पर होगा। ये एक्स अक्ष है हमारी, ये वाई अक्ष है। अगर हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष के सापेक्ष इन सब की दूरी लें तो हम दूरी लेते हैं। सबसे पहले हमने वाई अक्ष के सापेक्ष अगर केंद्र 1 की कह सकते हैं, जो हमारा एरिया A1 है इसके केंद्र की डिस्टेंस लें तो वो होगी x1। दूसरे के लिए, दूसरे एरिया के लिए होगी केंद्र से डिस्टेंस x2। तीसरे के लिए x3। इसी तरह अब एक्स अक्ष के सापेक्ष निकालेंगे, एक्स अक्ष के सापेक्ष निकालेंगे तो हम निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या होगी, ये हो जाएगी हमारी y1, और दूसरे के लिए क्या हो जाएगी y2, तीसरे के लिए y3 हो जाएगी। अगर हम बात करें इस टोटल एरिया यहाँ पे काम कर रहा है, इस टोटल एरिया की यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, वो हमारी मान ली हमने x बार, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, केंद्र तक की दूरी ये वाली, वो होगी हमारी y बार। ठीक है, अब हम आगे इस उसी तरह से जैसे हमने पिछला करा था डेरिवेशन, उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे इसे। अगेन यहाँ पे बैरिग्नोन प्रमेय लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बैरिग्नोन प्रमेय नहीं लगाएंगे क्योंकि वहाँ फोर्स की बात हो रही थी, यहाँ फोर्स की बात नहीं हो रही है, लेकिन सॉल्व हमें उसी तरह से ही करना है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे ओ बाई अक्ष के प्रति आघूर्ण ले लेते हैं। ओ बाई अक्ष के प्रति जब आघूर्ण लोगे तो हम क्या करेंगे, A1 इंटू x1 का जो मूवमेंट आएगा वो कैसा है, यहाँ पर क्लॉकवाइज होगा, ये क्लॉकवाइज होगा, तो A1 इंटू एक्स1, A1 इंटू एक्स1। इसी के बाद A2 और डिस्टेंस क्या है x2, ये भी क्लॉकवाइज होगा, तो यही प्लस में हो जाएगा A2 x2 प्लस इसी तरह से A3 और x3, A3 x3।
इन सब का सम बराबर हो जाएगा इस टोटल एरिया के आघूर्ण के बराबर। टोटल एरिया क्या हो गया, कैपिटल ए, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है इसकी, एक्स बार। तो अगेन एक्स बार का यहाँ से मान आ जाएगा a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन कैपिटल ए। कैपिटल ए को हम और क्या ले सकते हैं, कैपिटल ए को हम ले सकते हैं a1 प्लस a2 प्लस a3 भी ले सकते हैं। a1 प्लस a2 प्लस a3, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसी प्रकार बाई बार निकालें, अगर बाई बार निकालना है हमें तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसी प्रकार, या फिर हम निकाल के भी दे सकते हैं। यहाँ पे अभी ओ बाई एक्स के प्रथम आघूर्ण निकालो तो अब ओ एक्स के प्रथम निकालोगे तो क्या आ जाएगा, बाई बार आ जाएगा a1 y1 प्लस a2 बाई 2 प्लस a3 बाई 3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3, ठीक है। बाई बार आ गया हमारा ये, वाई बार इक्वल टू a1 बाई 1 प्लस a2 बाई 2 प्लस a3 बाई 3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3 आ गया, ठीक है। ये हमारे डेरिवेशंस हो गए। अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो न्यूमेरिकल्स में यूज होती हैं, सममित और असममित, सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक लैमिना, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सिमेट्रिक सेक्शन के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक क्या होता है और नॉन सिमेट्रिक में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिमेट्रिक सेक्शन क्या होते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर एक कोई बॉडी मान ली, ये बॉडी कैसी है, आयताकार बॉडी है, इसका बेस मान लिया b, हाइट मान ली हमने h। यहाँ पर देखो अगर हम इस बॉडी को बात करें, हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दो पार्ट्सों में इस तरह से डिवाइड करना है कि इसका दोनों पार्ट्स जिस भी अक्ष के परितम में इसे डिवाइड करें, जो अक्ष से काट रही है उसके दोनों तरफ जो वस्तु है या दोनों तरफ इसके दोनों जो पार्ट्स हैं वो दोनों क्यों हों, जस्ट सिमिलर हों, बिल्कुल सेम हो। तो हम अगर मान लो हमने इसे बाई अक्ष के सापेक्ष काट लिया, पहले हम एक्स अक्ष के सापेक्ष काट लिए, चलो ठीक है। ये हमने काट लिया है एक्स अक्ष के सापेक्ष। ये कौन सी अक्ष होती है, एक्स अक्ष। तो यहाँ पर देखो हमने एक्स अक्ष के सापेक्ष काटा है यहाँ पर, तो एक्स अक्ष के सापेक्ष काटने के बाद ये देख सकते हो साफ साफ, जब हम इस तरह से काटेंगे, किस अक्ष के सापेक्ष काटा है, एक्स अक्ष के सापेक्ष, तो ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन जस्ट सिमिलर है। सिमिलर इसका मतलब क्या हुआ, हम कह सकते हैं एक्स अक्ष के सापेक्ष ये क्या है, सिमेट्रिक है, सममित है। एक्स अक्ष के सापेक्ष क्या है, ये सममित है, सिमेट्रिक है, मतलब समान है, दोनों क्या है, सिमिलर है एक्स अक्ष के सापेक्ष काटने पर। इसी तरह से हम अगर हम बाई अक्ष के सापेक्ष काट के देखें, मिड से काटेंगे, तो इस तरह से जब हम काटेंगे तो हमने अगेन दोबारा से यही चीज देखी, ये वाला पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन और ये वाला पूरा पोर्शन जस्ट क्या है, सिमिलर। तो हम कह सकते हैं ये बाई अक्ष के सापेक्ष भी क्या है, सममित है, ठीक है। ये वाली जो बॉडी है वो एक्स अक्ष के सापेक्ष भी सममित है और बाई अक्ष के सापेक्ष भी सममित है। इसका मतलब देखो क्या होता है, जब भी हम किसी भी बॉडी को सेंटर से डिवाइड करेंगे और वो उस अक्ष पर तक क्या हो, सममित हो, जैसे हमने एक्स अक्ष के सापेक्ष काटा तो एक्स अक्ष के सापेक्ष क्या है, सममित है। तो इसका मतलब क्या होता है, उसी लाइन पर किसी न किसी जगह पर, उसी लाइन पर जिस अक्ष के प्रति क्या हो, सममित होगा, उसी लाइन पर या उसी अक्ष पर यह को इस पूरी बॉडी का क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कार्य करेगा। यह 100% है, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी बिंदु पर काम करेगा। तो हम कह सकते हैं जब इसी लाइन पे काम करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो टोटल इसकी डिस्टेंस कितनी है, h। तो टोटल डिस्टेंस इसकी h, तो इस वाली एज से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस कितनी होगी, h/2। इसी तरह से अगर हम बात करें बाई अक्ष के सापेक्ष भी अगर सममित है, तो हम कह सकते हैं बाई अक्ष के सापेक्ष सममित का मतलब क्या, राइट और लेफ्ट, मतलब दोनों तरफ क्या है, बराबर है। तो हम कहते हैं अगर टोटल डिस्टेंस b है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां से कितने डिस्टेंस पे काम करेगा, b/2 पर। समझ में आया।
तो आगे देखते हैं यहाँ पर टी सेक्शन में। अब देखो यहाँ पर टी सेक्शन में हम निकालेंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष के सापेक्ष। सबसे पहले हम डिवाइड कर लेते हैं वाई अक्ष के सापेक्ष यहाँ पर। तो देखो वाई अक्ष के सापेक्ष अगर हम काटेंगे तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, बिल्कुल मिड से हमने काट दिया इसे। मिड से काटने के बाद हमने ये देखा दोनों तरफ, मतलब राइट और लेफ्ट में दोनों तरफ क्या ही है, समान है। समान है इसका मतलब क्या है, वाई अक्ष में काटने पर, वाई अक्ष में काटने पर दोनों तरफ ये क्या है, समान है। तो वाई अक्ष के सापेक्ष क्या है, ये सममित है। वाई अक्ष के सापेक्ष क्या है, ये सममित है। सममित है तो वाई अक्ष के सापेक्ष सममित है, तो मैंने बताया था। तो इसी लाइन पर कहीं ना कहीं पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी काम करेगा। तो इसी लाइन पर पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लो कहीं पर भी काम कर सकता है, यहाँ पे काम कर रहा है। तो जब पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे काम कर रहा है तो इस वाले टुकड़े का, इस वाले जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसका भी इसी लाइन पे काम करेगा। और इस वाली बॉडी का, जो नीचे वाली बॉडी है आयताकार, इस वाले का भी इसी लाइन पे काम करेगा। हमेशा ये चीज याद रखना, मतलब जिस अक्षीय सापेक्ष जी सिमेट्रिक होगा उसी लाइन पर पूरी बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेंगे, ये इसी लाइन पे काम करेंगे। अगर हम बात करें, देखो एक्स अक्षीय सापेक्ष काटने से, एक्स अक्षीय सापेक्ष अगर काटोगे मिड से तो ऊपर का और नीचे का पोर्शन बराबर नहीं आएगा। तो ये एक्स अक्षीय सापेक्ष क्या है, असममित है। असममित है, ठीक है। एक्स अक्षीय सापेक्ष क्या है, असममित। तो एक्स अक्ष के सापेक्ष सिमेट्रिक नहीं है, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्स अक्ष में मिड में काम नहीं करेगा। तो कहाँ पे काम करेगा वो सॉल्व करके निकाल सकते हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे नीचे क्या मान लेंगे, एक्स अक्ष मान लेंगे। और वाई अक्ष हम कहाँ मानते हैं, सबसे किनारी पर, मतलब लेफ्ट साइड पर। लेफ्ट साइड पर हम मानेंगे क्या, वाई अक्ष। वाई अक्ष। अब यहाँ पर आपको क्या हो गया, सॉल्व ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्यों, हमें पता है इस पूरी बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो इसी लाइन पे काम करेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है इसकी, एक्स बार। तो एक्स बार क्या होगा इसका, एक्स बार जो होगा वो यही डिस्टेंस होगी, मतलब टोटल जो डिस्टेंस होगी उसके आधे पे तो होगा ये। तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है एक्स बार। एक्स बार आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। इस कंडीशन में जब वो सिमेट्रिक होगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स बार का मान। आपको पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है।